हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना कोई सिटी थी, ना स्कूल, ना मोबाइल और ना ही कोई लिखने की लैंग्वेज, तब इंसान कैसे रहते थे, वो अपनी बातें एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे और आज हमें उनके बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे मिलती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सबसे पहले इंसान कैसे जीते थे, लिखने की कला के आविष्कार से पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, आर्कियोलॉजी हमारे पास्ट को समझने में कैसे मदद करती है और दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं के बीच किस तरह के संबंध थे। तो चलिए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं इस पूरे चैप्टर को। जब लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, उस समय के बारे में हमें जानकारी मुख्य रूप से आर्कियोलॉजी से मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट पुराने औजारों, हड्डियों, मिट्टी के बर्तन और अन्य अवशेषों का स्टडी करके हमारे पास्ट को समझाते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लिखने की भाषाएं अलग अलग समय पर विकसित हुई थीं। सबसे प्राचीन लिपियों में से एक सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि थी, जिसे इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मोहरों और मिट्टी के बर्तन पर मिले चिन्ह बताते हैं कि हड़प्पन लोग चित्र आधारित लिपि यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसी वजह से हम अभी भी सिंधु लिपि को समझ नहीं पाए हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया के सुमेरियंस ने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने हिरोग्लिफिक स्क्रिप्ट को डेवलप किया था। हड़प्पन लिपि के विपरीत इन दोनों लिपियों को समझा जा चुका है। इन्हीं लिपियों के साथ लगभग 5000 साल पहले ऐतिहासिक युग की शुरुआत हुई थी। आगे इस चैप्टर में हम इन प्राचीन सभ्यताओं और उनके जीवन के बारे में अधिक जानेंगे। वाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री? दोस्तों, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ने से हमें पता चलता है कि लाखों सालों में इंसान का बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ। इससे यह भी समझ आता है कि मौसम और इन्वायरमेंट में होने वाले बदलाव इंसान की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का मतलब है हमारे पूर्वजों के शरीर और जीन्स में धीरे धीरे बदलाव आए और वो आज के इंसान यानी होमो सेपियंस बन गए। वहीं कल्चरल एवोल्यूशन बताता है कि पिछले 26 सालों में इंसान ने बदलते मौसम और इन्वायरमेंट के साथ खुद को कैसे बदला। जिंदा रहने के लिए उन्होंने नए टूल्स और टेक्निक्स बनाई। शुरुआत में लोग शिकार करते थे और फल, बीज और जड़ इकट्ठा करके खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना और खाना उगाना शुरू कर दिया। जब लोग जरूरत से ज्यादा खाना और दूसरी चीजें बनाने लगे, तब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे सबसे पुराने पूर्वज अफ्रीका में पैदा हुए थे। लगभग 20 लाख साल पहले कुछ प्राचीन इंसान अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप की तरफ गए। होमो इरेक्टस पहला ऐसा इंसान था जो अफ्रीका से बाहर गया। वो पत्थर के टूल्स जैसे हैंड एक्स और कैलीवर इस्तेमाल करता था। इसके लगभग 1,25,000 साल पहले होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस अफ्रीका से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। आज दुनिया के सभी इंसान होमो सेपियंस प्रजाति से संबंध रखते हैं। हु वेयर आवर ह्यूमन एंसेस्टर्स? दोस्तों, सबसे पहली ह्यूमन सेटलमेंट अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिली है। इन तीनों को मिलाकर हम ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। उस समय इंसानों की कई अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहती थीं। लगभग 33 लाख साल पहले इनमें से एक प्रजाति ने पहली बार पत्थर के टूल्स बनाए। यहाँ से ह्यूमन बिहेवियर की शुरुआत हुई। जानवर ऐसे टूल्स नहीं बना सकते, इसलिए इंसानों को होमिनिन्स यानी टूल्स मेकर कहा गया। ये टूल्स इंसान के शरीर के एक्स्ट्रा हिस्सों की तरह काम करते थे और मुश्किल काम को आसान बनाते थे। इंसान इन टूल्स को बनाते, इस्तेमाल करते और पुराने हो जाने पर फेंक देते। समय के साथ ये टूल्स मिट्टी के अंदर दब गए और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें खोज निकाला। इसी तरह हमारे पूर्वजों के अवशेष भी जमीन के अंदर दबकर लाखों सालों में फॉसिल्स में बदल गए। इन टूल्स और फॉसिल्स की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट यह समझते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। होमो हैबिलिस, जिसका मतलब हैंडी मैन होता है, अफ्रीका के तंजानिया और केन्या में रहते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस आए, जिसने हैंड एक्स और कैलीवर जैसे टूल्स बनाए। यह पहले ह्यूमन एंसेस्टर थे जो अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप तक पहुंचे। बाद में होमो सेपियंस यानी आज के मॉडर्न ह्यूमंस ने और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप की। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को टूल्स, एग्रीकल्चर और लाइफस्टाइल के हिसाब से अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है। पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज, लोग शिकार करते थे और सिंपल स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे। मेसोलिथिक, यह हंटिंग और फार्मिंग के बीच का समय था। इस दौरान छोटे स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होता था। नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज, लोगों ने खेती शुरू की, एक जगह रहना शुरू किया और जानवरों को पालना शुरू किया। चैल्कोलिथिक यानी कॉपर एंड स्टोन एज, इस दौरान पत्थर के साथ साथ तांबे यानी कॉपर का भी इस्तेमाल होने लगा। ब्रोंज एज, तांबे और टीन को मिलाकर ब्रोंज बनाया गया। इस समय शहरों और व्यापार का विकास हुआ। आयरन एज, लोहे के टूल्स और हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ और समाज और भी ज्यादा विकसित हो गया।
पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स ओल्ड स्टोन एज। स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में पैलियो का मतलब पुराना और लिथिक का मतलब पत्थर होता है, इसलिए इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। इंडियन सब कंटिनेंट में सबसे पुरानी सेटलमेंट लगभग 20 लाख साल पुरानी मानी जाती है। तमिलनाडु का अतिरपक्कम लगभग 15 से 17 लाख साल पुराना है, जबकि कर्नाटका का ईसमपुर लगभग 12 लाख साल पुराना है। इन जगहों पर जानवरों के फोसिल्स और कई तरह के स्टोन टूल्स मिले हैं, जैसे हैंड एक्स, कैलीवर, स्क्रैपर और चॉपर। इन टूल्स का इस्तेमाल जानवरों का मांस काटने, जड़ों को निकालने, जानवरों की खाल साफ करने और हड्डियों से पोषक तत्व से भरपूर मैरो निकालने के लिए किया जाता था। समय के साथ इंसानों ने और छोटे और बेहतर टूल्स बनाना शुरू कर दिया। इनमें स्क्रैपर्स, बोरर्स और पॉइंट्स शामिल थे। इन टूल्स की मदद से शिकार करना और भी आसान हो गया। बाद में इंसानों ने तीर कमान का आविष्कार किया। उन्होंने तेज धार वाले ब्लेड और माइक्रो ब्लेड्स टूल्स भी बनाए और छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू किया। इस दौरान लोगों ने संकेतों और प्रतीकों के जरिए बात करना भी शुरू किया। वे गुफाओं और पत्थरों की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाते थे और अपने शरीर को रंग से सजाते थे। इसके अलावा उन्होंने पत्थर, हड्डियों और समुद्री सीपों से मोती और गहने बनाने की भी शुरुआत की। एक खास टूल्स जिसे बुरिन या इंग्रेवर कहा जाता था, हड्डियों और सीपों पर निशान बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये सभी विकास होमोसेपियंस यानी हमारे सीधे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। लगभग 50,000 से 12,000 साल पहले होमोसेपियंस पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक फैल गए। मेसोलिथिक हंटर्स गैदरर्स। लगभग 12,000 साल पहले धरती का मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा। इससे एनवायरनमेंट में कई बड़े बदलाव आए। जिन जगहों पर पहले बर्फ की मोटी परत थी, वहां धीरे धीरे जंगल और घास के मैदान फैलने लगे। नए एनवायरनमेंट ने इंसानों को कई नए संसाधन दिए, जैसे छोटे जानवर, मछली और जंगली अनाज। इसी समय इंसानों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। इसे ह्यूमन हिस्ट्री का पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन माना जाता है। मेसोलिथिक एज में लोग माइक्रोलिथ्स यानी बहुत छोटे छोटे पत्थर के टूल्स इस्तेमाल करते थे। इन टूल्स की मदद से वे मछली पकड़ते थे और नदियों और समुद्रों से खाना इकट्ठा करते थे। मछली पकड़ना उनकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इस दौरान कला भी काफी तेजी से विकसित हुई। लोग गुफाओं और पत्थर के घरों में रहने लगे और उनकी दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स बनाने लगे। मध्य प्रदेश का भीमबेटका इसका एक मशहूर उदाहरण है। यहाँ सैकड़ों रॉक शेल्टर्स और पेंटिंग्स मिली हैं जो मेसोलिथिक एज के लोगों के जीवन के बारे में बताती हैं। द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। दोस्तों, जब हंटर गैदरर्स को मौसम और खाने के अलग अलग स्रोतों के बारे में अच्छी समझ हो गई, तो धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। इस बदलाव को नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस दौरान लोगों ने सिर्फ शिकार और फल इकट्ठा करने के बजाय खाना उगाना शुरू कर दिया, यानी उनकी जिंदगी फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसिंग बन गई। नियोलिथिक रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी पहचान थी कि इंसानों ने कुछ पौधों और जानवरों को पालना और उनकी देखभाल करना शुरू किया। इस प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। हंटर गैदरर्स खाना ढूंढने के लिए टूल्स बनाते थे, लेकिन नियोलिथिक किसानों ने खेती करने और खाने को तैयार करने के लिए नए टूल्स बनाए। इस समय लोगों ने मिट्टी के अलग अलग आकार के बर्तन बनाना भी शुरू किया। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके पहली बार अस्थायी गांव बसाया। यही गांव आगे चलकर शहरों और सभ्यताओं की नींव बने। जैसा कि यह इमेज दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शिकार और खाना इकट्ठा करने वाली जिंदगी से खेती वाली जिंदगी का सफर धीरे धीरे हुआ। यह बदलाव हर जगह एक समय पर नहीं हुआ। कुछ जगहों पर खेती पहले शुरू हुई, जबकि कुछ जगहों पर बाद में। इसी नियोलिथिक रेवोल्यूशन ने आगे चलकर शहरों और सभ्यताओं का विकास का रास्ता तैयार किया। नियोलिथिक पीरियड इन इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट में खेती और गाँव की जिंदगी अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में शुरू हुई। नॉर्थ वेस्ट में बोलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़, जो कि आज पाकिस्तान में है, सबसे पुराना नियोलिथिक स्थल माना जाता है। यह लगभग 7000 BCE का सबसे पुराना कृषि गांव था। मेहरगढ़ के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों से घर और अनाज रखने के लिए बड़े बड़े भंडार बनाते थे। वे अपने मरने वाले लोगों को कब्रों में दफन करते थे। वह लैपिस लैजुली, कार्नेलियन और सीपों से सुंदर गहने भी बनाते थे। मेहरगढ़ के लोग गेहूं और जौ उगाते थे और भेड़, बकरी और इंडियन कैटल पालते थे। समय के साथ उन्होंने तांबे की चीजें भी बनानी शुरू की। इसी वजह से लगभग 4000 BCE तक वे चैल्कोलिथिक यानी कॉपर एज के लोग कहलाने लगे। आगे चलकर इसी ने सिंधु सरस्वती सभ्यता की नींव रखी, जो लगभग 3500 BCE में विकसित हुई। लगभग 2500 BCE तक भारत के अधिकांश हिस्सों में नियोलिथिक समुदाय बस चुके थे। उस समय लोग गाय, भेड़ और बकरी पालते थे और अनाज, बाजरा और दालों की खेती करते थे। यही नियोलिथिक जीवन शैली की सबसे बड़ी पहचान थी।
सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। दोस्तों पिछले सेक्शन में हमने देखा कि मेहरगढ़ में लगभग 7000 BCE में नियोलिथिक जीवन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे यह जीवन शैली सिंधु घाटी और उसके आसपास के इलाकों में फैल गई। लगभग 4000 BCE के आसपास कुछ बस्तियों ने तांबे को उसकी धातु से निकालना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया। इसके साथ ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में चैल्कोलिथिक यानी कॉपर एज की शुरुआत हुई थी। अब हम देखेंगे कि कैसे यह सभ्यता धीरे धीरे एक महान सभ्यता यानी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में बदल गई। सिंधु और घाघर सरस्वती नदियों के उपजाऊ मैदानों में तांबे के टूल्स के इस्तेमाल से खेती और उत्पादन बढ़ गया। इससे लोगों की लाइफ बेटर हुई और उनकी ग्रोथ भी हुई। इसी दौरान बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। अलग अलग इलाकों में अलग अलग डिजाइन और स्टाइल के बर्तन मिलने लगे। कुछ वैज्ञानिक अध्यय बताते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित भैराना और कुनाल जैसे स्थलों पर 7000 BCE से 5500 BCE के बीच ही प्री हड़प्पन युग शुरू हो गया था। समय के साथ इन बस्तियों की परंपराएं और तकनीक और विकसित होती गईं और लगभग 2500 BCE तक ये सिंधु सरस्वती सभ्यता की पहचान बन गई। इस दौर को अर्ली हड़प्पन पीरियड कहा जाता है। इस समय लोग मिट्टी के बर्तन, कीमती पत्थरों के मोती, शिप की चूड़ियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ और तांबे की चीजें बनाते थे। हड़प्पन लोग सिर्फ किसान ही नहीं थे बल्कि बहुत अच्छे कारीगर भी थे। मिट्टी के बर्तन बनाना उनके मुख्य कामों में से एक था जिसने उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। हड़प्पा, कुनाल और गुजरात के डटराना जैसे स्थलों से मोती बनाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा बर्तनों पर बने चिन्ह और मोहरों पर बने जानवरों के चित्र बाद में हड़प्पन लिपि और मोहरों के आधार बने। इन्हीं नई तकनीकों, कलाओं और व्यापार के विकास ने आगे चलकर हड़प्पन सभ्यता के बड़े शहरों को जन्म दिया। ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस आउटसाइड इंडिया। दोस्तों क्लास 6 में हमने हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि उनके शहर बहुत ही अच्छी तरह से बसाए गए थे। उनके आसपास बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, पानी की व्यवस्था, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, पत्थर के मोती, मोहरे और एक लिपि भी थी। अब हम उन दूसरी ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस के बारे में जानेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में ही मौजूद थी। यह 3 मुख्य सिविलाइजेशन थी: मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। दुनिया की 4 प्राचीन सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेट्स और तिग्रिस नदियों के किनारे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग ही नदी के किनारे। मेसोपोटामिया और सिंधु सरस्वती घाटी एक दूसरे से काफी करीब थी। इस वजह से दोनों सिविलाइजेशंस के बीच व्यापार और संबंध थे। लेकिन इजिप्ट और चाइना के सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से सीधे संबंधों के बहुत कम सबूत मिले हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। चारों सिविलाइजेशंस में सबसे पहली शहरी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। यह नाम ग्रीक भाषा से आया है। आज के समय में इस क्षेत्र में मुख्यतः इराक और कुवैत शामिल हैं। साथ ही तुर्की और ईरान के कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं। इस इलाके को फर्टाइल क्रेसेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। लगभग 12000 साल पहले यहाँ खेती शुरू हुई थी। बाद में लगभग 4500 BCE में तांबे के टूल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबे के टूल्स की मदद से खेती, व्यापार और कला में विकास हुआ। धीरे धीरे यूफ्रेट्स और तिग्रिस नदियों के मैदानों में खेती का प्रसार बढ़ता रहा। अगले 2000 सालों में कुछ बड़े शहर अपनी सरकारी व्यवस्था बनाकर सिटी स्टेट्स बन गए। मेसोपोटामिया की 4 प्रमुख सिटी बेस्ड सिविलाइजेशंस थीं: सुमेरियन, अकाडियन, असीरियन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन। यह सभी सिविलाइजेशन 3500 BCE के बाद मेसोपोटामिया में फली फूली और उन्होंने दुनिया के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द सुमेरियंस। सुमेरियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पहली सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थी जो मेसोपोटामिया के उर और अन्य शहरों में विकसित हुई। सुमेरियन ने खेती के लिए डैम्स और कनाल्स बनाए और घरों और दीवारों के निर्माण में मड ब्रिक और बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल किया। सुमेरियंस कई देवताओं की पूजा करते थे और हर शहर में अपने मुख्य देवता के लिए एक बड़ा मंदिर बनाते थे जिसे जिगुरत कहा जाता था। मंदिर उनकी अर्थव्यवस्था और समाज का केंद्र था। शहरों में राजा बड़े महलों में रहते थे जबकि आम लोग छोटे ईंट के घरों में रहते थे। लोगों का मुख्य काम खेती था, लेकिन मेटल वर्क, पोएट्री, कपड़े बनाना और व्यापार भी किया जाता था। समाज में राजा, पुजारी, व्यापारी और किसान जैसे अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद थे। द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग। दोस्तों सुमेरियंस दुनिया के पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने लगभग 3200 BCE में लिखना शुरू किया। उनकी लिपि को क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता है। इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए एक नुकीले औजार से गीली मिट्टी की तख्ती पर अलग अलग निशान बनाए जाते थे। क्यूनिफॉर्म में सैकड़ों चिन्ह होते थे और इसे लिखने वाले लोगों को स्क्राइब्स कहा जाता था। समाज में उनका बहुत सम्मान था। लगभग 3000 BCE तक मेसोपोटामिया के कई शहरों में इस लिपि का इस्तेमाल होने लगा।
इन मिट्टी की तख्तियों से हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इन पर कहानियाँ, गीत, कानून और शिक्षा से जुड़ी बातें लिखी होती थी। इसके अलावा खेती, व्यापार और मजदूरों के काम का हिसाब किताब भी तख्तियों पर दर्ज किया जाता था। द अकाडियंस। दोस्तों 2334 बीसी में सुमेरियंस की शक्ति कम होने लगी और मेसोपोटामिया में एक नई सिटी स्टेट का उदय हुआ, जिसका केंद्र अकाड शहर था। यह शहर सेंट्रल मेसोपोटामिया में स्थित था। इस क्षेत्र में लोग अकाडियन भाषा बोलते थे, जो सुमेरियन भाषा से अलग थी, लेकिन दोनों ही सभ्यता लिखने के लिए यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती थी। अकाडियन रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने मेसोपोटामिया के कई इलाकों को एक साथ जोड़कर दुनिया का पहला डायनेस्टिक एम्पायर बनाया था। यह समय साहित्य और रचनात्मक लेखों के विकास का भी था। हड़प्पन लोग और मेसोपोटामियंस के बीच कई चीजों का व्यापार होता था, जैसे कीमती पत्थरों के मोती, हाथी दांत, लकड़ी, सोने की धूल, तांबा। द एसीरियंस। दोस्तों लगभग 2154 बीसी में अकाडियन साम्राज्य की शक्ति कम हो गई और उत्तरी मेसोपोटामिया में असुर नाम की एक नई सिटी का उदय हुआ। इसी से एसीरियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। एसीरियन ने अकाडियन की जगह ले ली और उनकी सभ्यता लगभग 1700 बीसी तक बनी रही। बहुत कम समय में एसीरियंस ने मेसोपोटामिया के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य मेसोपोटामिया के अलावा पश्चिम और दक्षिण के पड़ोसी क्षेत्रों में भी फैल गया। द बेबीलोनियंस। जब एसीरियन उत्तरी मेसोपोटामिया में शक्तिशाली थे, तब 1900 बीसी के बाद मध्य मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया नाम की एक नई सिटी उभरकर सामने आई। बेबीलोनिया का सबसे प्रसिद्ध राजा हम्मुराबी था, जो 1792 बीसी में राजा बना। उसने आसपास के कई इलाकों को जीतकर बेबीलोनिया को एक बड़ा साम्राज्य में बदल दिया। हम्मुराबी का सबसे बड़ा योगदान कोड ऑफ हम्मुराबी था। यह कानूनों और नियमों का एक संग्रह था, जो लोगों के सामाजिक और नागरिक जीवन को नियंत्रित करता था। बाद में दुनिया की कई कानूनी व्यवस्थाओं ने इसी कोड से प्रेरणा ली। इजिप्टियन सिविलाइजेशन। दोस्तों इजिप्टियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता अपने समृद्ध इतिहास और दूसरी सभ्यता पर अपने प्रभाव के लिए जानी जाती है। 19वीं सदी में लिखी गई किताब डी.एल. इजिप्टी से भी हमें इजिप्ट के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इजिप्ट का इतिहास पाइपरस नाम के एक पुराने कागजों से भी समझा जाता है। इन दस्तावेजों में कहानियां और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें लिखी होती हैं। इन रिकॉर्ड्स की मदद से हमें पता चलता है कि इजिप्ट के लोग दुनिया को कैसे समझते थे। लगभग 2000 बीसी में इजिप्ट में बड़े बड़े पुस्तकालय होते थे, जहां पेपरस के स्क्रॉल्स को नाम लिखे हुए मटकों में संभाल कर रखा जाता था। इनमें से एक मटके में सिंदबाद द सेलर की सबसे पुरानी कहानी मिली है। उस समय की कहानियों में जानवरों की कहानियां, भूतों और चमत्कारों की कहानियां, प्रेम कहानियां और सिंड्रेला जैसी कहानियों की शुरुआती रूप भी शामिल थे। इजिप्टियन कैलेंडर एंड द ग्रोथ ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन। दोस्तों इजिप्ट के कैलेंडर में 3 मौसम होते थे और हर मौसम में 4 महीने होते थे। इनंडेशन यानी ऑटम, पीरियड यानी विंटर, सेमू यानी समर। इजिप्ट के कैलेंडर साइडस यानी डॉग स्टार के उगने पर आधारित था। उनके हिसाब से एक साल में 365 दिन, 12 महीने और 5 एक्स्ट्रा दिन होते थे। यह कैलेंडर काफी सही था, लेकिन असली साल लगभग 365 दिन का होता है, इसलिए हर साल थोड़ा समय के साथ अंतर रह जाता था। अब देखते हैं कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन का विकास कैसे हुआ। लगभग 3000 बीसीई में इजिप्ट में सिटी स्टेट का विकास शुरू हुआ। जैसे जैसे आबादी बढ़ी और ज्यादा संसाधन उपलब्ध हुए, बड़े बड़े शहर बसने लगे। नील नदी इजिप्ट की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। हर साल गर्मियों में नील में बाढ़ आती थी। इस बाढ़ के बाद नदी के किनारे काली और उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी, जिसे कैमेट कहा जाता है। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इजिप्ट में अनाज की पैदावार बढ़ी और सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट के किसानों ने नालियां खोदकर नील नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाना और उसे तालाब में जमा करना सीख लिया। नील के बाढ़ के बीच के दिनों को गिनकर इजिप्टियंस ने कैलेंडर भी बना लिया। समय के साथ कुछ शक्तिशाली शासक उभरे, जिन्हें फैरोआ कहा जाता है। फैरोआ की मृत्यु के बाद उन्हें जमीन के अंदर दफनाया जाता था और उनकी कब्र के ऊपर मस्तबा नाम की आयताकार इमारत बनाई जाती थी। बाद में कई मस्तबाओं को एक के ऊपर जोड़कर पिरामिड बनाया गया। सक्कारा का स्टेप पिरामिड इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। प्राचीन इजिप्टियंस के जीवन सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं थे। वे तैराकी, नाव चलाना, बोर्ड्स गेम, संगीत और नृत्य जैसे मनोरंजन भी करते थे। त्यौहार इजिप्टियंस के कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हर देवता के सम्मान में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता था, जिसमें देवताओं की मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी और सिस्टम जैसे वाद्य यंत्रों से संगीत बजाया जाता था।
फैरोवा के शासन को मनाने के लिए भी त्योहार होते थे। जैसे सेड फेस्टिवल किसी राजा के शासन के 30 साल पूरे होने पर मनाया जाता था। ये उत्सव इजिप्टियंस के अपने देवताओं और फैरोवा के प्रति सम्मान को दिखाता है। द चाइनीज सिविलाइजेशन। दोस्तों, जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट में नदियों ने सभ्यताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वैसे ही चाइना में भी नदियों ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया। चाइनीज सिविलाइजेशन 2 मुख्य नदियों हुआंग ही और यांगची रिवर के किनारे विकसित हुई। इन दोनों नदियों के किनारे लगभग 7000 BCE में नियोलिथिक संस्कृतियां विकसित हुई थी। लगभग 2000 BCE में तांबे और ब्रोंज का इस्तेमाल शुरू हुआ। खासकर हुआंग ही नदी के किनारे की बस्तियां ब्रोंज एज में प्रवेश करने लगी। लगभग 600 BCE के आसपास बड़े शहर उभरने लगे। खेती, धातु, कला और हस्तकला के विकास ने बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान चाइना का पहला ब्रोंज एज साम्राज्य उभरकर सामने आया। चाइना का इतिहास अलग अलग डायनेस्टीज में बांटा गया है। ब्रोंज एज की 2 प्रसिद्ध डायनेस्टीज थीं, सांग डायनेस्टी और जू डायनेस्टी। लगभग 600 BCE के बाद चाइना में लोहे का इस्तेमाल आम हो गया और आयरन एज की शुरुआत हुई। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो अबाउट चाइना? दोस्तों, चाइना के बारे में हमें पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और ओरेकल से जानकारी मिलती है। ओरेकल्स जानवरों की हड्डियों और कछुए के खोल पर बने चिन्ह होते हैं, जिन्हें गर्म करने पर बनी दरारों को देखकर लोग भविष्य का अनुमान लगाते हैं। आज ये ओरेकल्स हमें प्राचीन चाइनीज लोगों की सोच, उम्मीदों और डर के बारे में जानकारी देती है। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।